नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। वैसे तो सभी सियासी दल 2022 में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी जहां पूरे विपक्ष को सिरे से खारिज कर रही है, तो वहीं सपा ने कांग्रेस और विपक्ष के असंतुष्टों को आश्रय देना शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि क्या 2022 से पहले कांग्रेस और बसपा के नेताओं का अपनी पार्टी से मोह पूरी तरीके से भंग हो चुका है। 22 में बाईसाइकिल का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी ने तमाम कड़ी और किरदारों को जोड़ना शुरू कर दिया है और इसी जुगत का नतीजा ये है कि कांग्रेस और बसपा जैसे दिग्गजों का धड़ा आज सपा के मंच पर खड़ा दिखाई दिया। मैं अपने सभी साथियों का स्वागत करता हूं जो आज समाजवादी हैं और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री और बदायूं से 5 बार के सांसद रहे सलीम शेरवानी को फिर से पार्टी में शामिल कराया। कि आने वाले समय में 2022 में चुनाव होना है, कुछ महत्वाकांक्षाओं को लेकर के कुछ नेता इधर से उधर जाते हैं और आज जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ रही है। बसपा को बड़ा झटका देते हुए बसपा के कई दिग्गज नेता भी साइकिल पर सवार हो गए। अंबेडकर नगर से पूर्व सांसद बसपा कोऑर्डिनेटर त्रिभुवन दत्त को भी उनके तमाम समर्थकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। शाहबाद से बसपा विधायक रहे आसिफ उर्फ बब्बू खां भी साइकिल पर सवार हुए। धौलाना सीट से मौजूदा विधायक असलम चौधरी की पत्नी भी सफाई हो गई। पूर्व पीसीएस अधिकारी बीके सैनी और कानपुर देहात से बीजेपी विधायक अजीत सिंह पाल के भाई कैप्टन इंद्रपाल सिंह पाल, महाराजगंज के जिला पंचायत अध्यक्ष प्रभु दयाल चौहान और जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान भी सपा के कुनबे में शामिल हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा के सामने इस समय विपक्ष इकट्ठा होकर भी टिक पा रहा है। मोदी जी और योगी जी की जो नीतियां हैं उसने हमें प्रचंड बहुमत 14, 17 और 19 में दिलाया है और आगे भी 22 के आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने दम से प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। बहरहाल बसपा और कांग्रेस के कुनबे में मचे कोहराम के बीच सवाल यह है, क्या बसपा और कांग्रेस के लोगों का होने लगा है मोहभंग? सवाल यह भी है, क्या 2022 में बीजेपी और सपा के बीच ही होगी सत्ता की जोरदार जंग? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जी हाँ, तो यूं तो तमाम सियासी दल अपनी अपनी पैठ मजबूत करने की बात और दावा लगातार कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से इस समय उठापटक लगातार जारी है, बसपा से और कांग्रेस पार्टी से जो तमाम दिग्गज नेता, तमाम दिग्गज लीडर्स रहे हैं, जिनकी कहीं ना कहीं अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी सीटों पर, अपने अपने विधानसभाओं में एक पकड़ रही है, उसके बावजूद भी वो पार्टी का दामन छोड़कर इस समय समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अभी तक बसपा अपने आप को बहुत मजबूत जमीन पर उतारने की कोशिश कर रही थी, मजबूती के साथ में। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो प्रियंका गांधी जिस तरीके से जमीन पर उतर कर आई और हर एक मुद्दे पर बड़ी ही प्रखरता के साथ में प्रियंका गांधी ने अपनी बात रखने की कोशिश की, ऐसा कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश की कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी पैठ मजबूत करने वाला है। तो चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें बीजेपी से कमर अली साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, इसके साथ ही सपा नेता कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जावेद अहमद साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, दलित चिंतक अनुभव चक्र जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत यहां पर कर लेते हैं समाजवादी पार्टी से, यानी कि कपिल जी हमारे साथ में मौजूद हैं। कपिल जी, जिस तरीके से हमने इससे पहले देखा कि बसपा कहीं ना कहीं अपने आप को दिखा रही थी, इससे पहले जो उपचुनाव हुए थे, कि बसपा एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश में अपनी जुगत और अपनी जमीन को मजबूत कर चुकी है, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं पीछे जा रही है। लेकिन क्या आज के टाइम पर माना जाए कि समाजवादी पार्टी इस समय एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है? कंपटीशन सीधे सीधे सपा और बीजेपी के बीच में है। अब सृष्टि जी, इसमें कहीं दो राय नहीं है जी कि सबसे पहली चीज आपको हम बता दें कि समाजवादी पार्टी का जो संगठन उत्तर प्रदेश के अंदर है वो भारतीय जनता पार्टी के भी संगठन से भी बहुत ज्यादा मजबूत है और हमारी हर बूथों पे डबल कमेटियां हैं जी। तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि संगठनात्मक रूप से हम लोग बहुत मजबूत थे। दूसरी चीज ये है कि जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने विकास परक
कार्य किए थे और जी। आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी कार्य के शिलान्यास का उद्घाटन कर रही है और उद्घाटन का भी उद्घाटन कर रही है। तो ये जनता देख रही है। साथ ही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ये 3.5 पौने 4 साल की चली और राम राज्य लाने का दावा किया था, 0% टॉलरेंस की नीति की बात कही थी, और जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी, जीडीपी डाउन हुआ, लोग परेशान हैं, किसानों के अगेंस्ट ये चले गए, जो इन्होंने बिल में संशोधन किया, श्रम में संशोधन किया, जो इस तरीके से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में किया, तो इनके खिलाफ पूरा की पूरी उत्तर प्रदेश की जनता है। और चीज यही है कि जनता को पूरी तरीके से इस समय समाजवादी पार्टी के अंदर भरोसा है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के रहनुमाई में वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की चतुर्दिक विकास अगर कोई कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। ठीक है, चलिए कपिल जी, इसी वजह से ठीक है, चलिए जावेद अहमद साहब से भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। जावेद साहब, भारतीय जनता पार्टी के पास में उसके बाद में जाएंगे क्योंकि कंपटीशन तो जाहिर तौर पर बीजेपी से ही है। जावेद साहब, कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर तरीके से कोशिश की, समाजवादी पार्टी से हाथ भी मिलाया, यूपी के 2 लड़कों की भी तस्वीर हमने लोकसभा के चुनाव में देख ली, विधानसभा के चुनाव में देख ली, और उसके बाद में भी वो पूरा का पूरा गणित यहां पर फेल हुआ। फिर मैदान में उतरती है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी बढ़ चढ़कर हर एक मुद्दे पर अपनी बात प्रखरता के साथ रखने की कोशिश करती हैं कि मजबूती के साथ में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रियंका गांधी का चेहरा इस समय जमीन पर है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अपनी खोई हुई जमीन जरूर वापस दिलवाने में कामयाब हो पाएंगी। लेकिन जो बड़े दिग्गज छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी 5 बार से सांसद रहे आपकी पार्टी के मजबूत शेरवानी साहब, वो अगर छोड़कर आपको जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे, तो क्या अब ये समझा जाए कि ये तमाम जो बड़े दिग्गज आपकी पार्टी के रहे हैं, उनका ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी में अब उत्तर प्रदेश में दम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, वापस से जो जिंदा होने की बात हो रही थी उसकी उम्मीद अब नहीं की जा रही है? देखिए सृष्टि जी, जो लोग जा रहे हैं या जो एक चेहरा आपने बताया कि वो चले गए, देखिए जो ये संघर्ष का काल है जी, ठीक है, कांग्रेस कमजोर हुई लेकिन प्रियंका जी के नेतृत्व में अजय कुमार लल्लू जी जब से अध्यक्ष बने उस समय से कांग्रेस जमीन पर है और आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर वो लगातार जो है सरकार से संघर्ष कर रही है। जो लोग संघर्ष नहीं कर सकते हैं वो कहीं भी जाएं। सलीम शेरवानी जी को कांग्रेस ने जो सम्मान दिया, जो चीजें दी, वो एटा से भी चुनाव लड़े, बदायूं से लगातार उनकी इच्छा के अनुसार उनको सीट दी जाती रही है। उनके जाने से कांग्रेस के संगठन पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा। देखिए, जब जनता मन बना लेती है, जनता की भावनाएं किसी दल और विचारधारा के साथ जुड़ जाती हैं, तो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। हमारा नेतृत्व बहुत सशक्त है, प्रियंका जी का नेतृत्व बहुत मजबूत है, और प्रियंका जी के उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनने के बाद कांग्रेस निरंतर प्रमुख विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है। कोई दूसरा दल शेरवानी साहब, आपने नहीं खुद रहा कहा है कि पकड़ रखते थे, काल हमने उनको सम्मान दिया, 5 बार वो सांसद रहे, तो आपको क्या लगता है कि उनके व्यक्तित्व का असर बिल्कुल भी नहीं रहा होगा पार्टी में? ये हम समझ जाएं कि कोई भी बड़ा दिग्गज अगर आपकी पार्टी छोड़कर जाता है तो उसका कोई मायने, कोई भी अस्तित्व या कोई भी हानि लाभ पार्टी को नहीं होता है। कोई भी पार्टी में आए, आप उसको मान दें, सम्मान दें, आप उसको सीट दें, आप उसको टिकट दें, आप उसको सब कुछ दें, उसके बाद में वो आपको छोड़कर चला जाए तो उसके कोई मायने नहीं होते। नहीं, देखिए सृष्टि जी, मायने क्या उसके निकाले जाएं? जिसको सब कुछ दिया गया हो, पूरा सम्मान और आदर दिया गया हो, अगर कोई इस संक्रमण काल में, संघर्ष काल में अगर कोई छोड़कर जा रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा? आप पत्रकारिता कर रही हैं, इसको आप अच्छी तरीके से समझती हैं और जनता भी इसको अच्छी तरीके से समझ रही है। जनता पिछले हम 31 साल से उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जनता आज आशा भरी निगाहों से कांग्रेस की तरफ देख रही है। प्रियंका जी का जादुई नेतृत्व है हमारे साथ, अजय कुमार लल्लू जैसे, राहुल गांधी जी जब अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हिल गई थी सर उत्तर प्रदेश में। लगातार यही कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई, जो प्रियंका गांधी कभी चुनावी मैदान में नहीं देखी गई, वो चुनावी मैदान में आपने उन्हें उतारा। लेकिन सर, मैसेज यही कन्वे हो रहा है आज के दिन पर कि कांग्रेस कमजोर पर कमजोर होती जा रही है सर।
चलिए अनुभव चक्र जी का रुख कर लेते हैं। दलित चिंतक हमारे साथ में मौजूद हैं। अनुभव नहीं, जी, हमने आप देखिए, एक हमने दलित पहले चिंतक कहा के कि तौर हार पर को हमारे साथ स्वीकार में जुड़े किया है। हैं, लेकिन सवाल मैं आपसे बसपा को लेकर पूछना चाहूंगी, क्योंकि इकलौती बसपा ही, अब इकलौती तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि हर कोई दलित राजनीति करने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को मैदान में उतार लेता है, लेकिन दलितों की मसीहा कही जाने वाली मायावती जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ वो ट्वीट करके, ट्वीट वाली राजनीति उनकी चलती रहती है और समाजवादी पार्टी खास तौर पर, कांग्रेस पार्टी खास तौर पर उनके ऊपर आरोप लगाती रहती कि इनडायरेक्टली ये बीजेपी के सपोर्टर हो चुके हैं, और बसपा से भी तमाम दिग्गज हैं जो अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मतलब क्या बसपा का अस्तित्व भी अब पूरी तरीके से डामाडोल होता हुआ दिखाई दे रहा है? आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए सृष्टि जी, जो आपने अभी सवाल पूछा उसका जवाब देने से पहले मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, जो समाजवादी पार्टी के हमारे साथी ने एक बात कही जी, कि नेता जो जा रहे हैं इसका मतलब जनता भी ऐसा ही चाह रही है, और आवाज गूंज रही है। जी, हेलो जी, जी, बोलिए हाँ, सर। तो नेताओं के जाने से ये कतई नहीं माना जाना चाहिए कि आम जनता भी ऐसा ही चाहती है। नेताओं के जाने का मतलब तो ये भी हो सकता है कि उनके व्यक्तिगत स्वार्थ या राजनीतिक स्वार्थ नहीं पूरे होते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जहां उनको अपने लिए जगह बनती दिख रही उस पार्टी में जा रहे हैं। दूसरी बात, जो अभी आपने दलित नेतृत्व की बात कही थी, उस पर मैं कहना चाहूंगा कि जब सेना का सेनापति वो युद्ध मैदान में निकलने की जगह सिर्फ अपने घर में बैठकर ट्वीट खेले या प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल कर दे और वहीं से अपने वोटरों को मैसेज देना चाहे, उनकी समस्याओं में उनके साथ ना खड़ा हो, उनकी पीड़ा को ना समझे, उनके दुख दर्द में ना निकले, तो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो निराशा, हताशा महसूस करेगा ही, और वो अपने लिए निश्चित ही कोई ना कोई नया घर तलाशने का प्रयास करेगा। अब वो समाजवादी पार्टी में क्यों जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं जा रहे, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण, मैं अनेक नेताओं को जानता हूं जो ये चाहते हैं कि उनकी एंट्री भारतीय जनता पार्टी में हो जाए, लेकिन क्योंकि कोई उचित माध्यम उनके पास नहीं है शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने का, और अखिलेश यादव तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, इस वजह से अधिकतर जो नेता बसपा छोड़ रहे हैं, भाजपा में एंट्री ना पाने के कारण वो समाजवादी क्या पार्टी देखते में हैं आप इसके पीछे? मैं समझना चाहूंगी इसके पीछे वजह क्या देखते हैं, क्योंकि जिस प्रखरता के साथ में मायावती चुनावों के दौर में अपनी बातें रखती थी, या भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य कॉम्पिटिटर है, जो सत्ता में है और मजबूती के साथ में है, जनाधार उनके पास में है, उनके लिए जिस तरीके से विपक्ष कैंपेन करना चाहिए था वो बसपा क्यों नहीं कर रही है? ऐसी कौन सी मजबूरी है बसपा के सामने जो आज, क्योंकि इससे पहले जो उपचुनाव हुए उसमें साफ तौर पर देखा गया कि कहीं ना कहीं बसपा का कद बढ़ा था, देखा जा रहा था कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश में अब सपा की जगह बसपा कहीं ना कहीं ले रही है, लेकिन अब पूरी तरीके से स्थिति इतनी शांत क्यों है? इसके पीछे क्या मूल वजह है सर? देखिए, मैं अभी वही बात आपसे कह रहा था कि कहीं ना कहीं जो बहन जी ने अपने आप को घर के अंदर कैद कर लिया है, वो अपने आप को एक जीती जागती देवी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसा हम आदेश कर देंगे वैसा ही पूरा दलित समाज मानेगा। ये सच्चाई है कि आज की तारीख में बहन जी के स्वजातीय वोटरों के अलावा दलित जाति की जितनी दलित समाज जितनी जातियां हैं वो बहुजन समाज पार्टी से रुष्ट होकर वहां से खिसक चुकी हैं। इसी तरीके से आज की तारीख में बसपा में कोई भी पिछड़ी जाति का बड़ा चेहरा नहीं बचा है, और जो बार बार ये कहा जाता है कि बहन जी के जो कुछ दफ्ती नशे हैं वो भी कारण है इसके पीछे। ठीक है, चलिए, दफ्ती नशे एक कारण है। कमर अली साहब बीजेपी से हमारे साथ में मौजूद हैं। कमर अली साहब, सीधे तौर पर आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी तक आपने सिर्फ विपक्ष को नकारा है कि उत्तर प्रदेश में आपके सामने आपके कंपटीशन में कोई है ही नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी अब खुलकर मैदान में है, बसपा से लोग खिसक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में फूट देखी ही जा रही है, उनका जनाधार रहा ही नहीं उत्तर प्रदेश में, और अब और कम देखा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ में इस समय आपके सामने एज अ कॉम्पिटिशन खड़ी है। वो बार बार कहते हैं कि फीता आप काटने जाते हैं, उनके कामों का फीता आप काट देते हैं। अब आप क्या कहेंगे सर कि क्या आपको एक मजबूत कॉम्पिटिटर, एक मजबूत विपक्ष इस समय उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, या अभी भी सिर्फ और सिर्फ आप दिखाई दे रहे हैं? हम सत्ता में और आवाम की खिदमत करें, सबसे पहला काम होता है आवाम की खिदमत करना।
जो भी आता है उसको आवाम की खिदमत करना चाहिए। जी 15 साल तक यही बहुजन समाज पार्टी, यही समाजवादी पार्टी मिलके इन लोगों ने 27 साल बेहाल इस तरह से जो नारे दिए गए, उन्होंने आप अंदाजा लगा लीजिए कि इन्हीं ने आवाम की खिदमत नहीं करी, आवाम के साथ इन्हें छल किया। परिवारवाद, जिसे कहना बहुत जरूरी है, परिवारवाद, जैसे मान ली 33 लाल बच्चियां घर में रही, आज राज्यसभा मेंबर भी देना है तो उन्होंने अपने चाचा को राज्यसभा मेंबर दे दिया। तो इस तरह से मायावती जी जो फैसला करती हैं वो अपने परिवार के लिए करती है, जिसपे उंगली उठाई हो गई। हमारे क्या कार्यकर्ताओं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और जो भी फैसले होते हैं सबको साथ में लेके करते हैं, सबके साथ सबके विकास के जगह हम काम करते हैं। आवाम की खिदमत की बात यूं मैंने करी क्योंकि हम, आप जानती, बहुत लंबे वक्फे के बाद सरकार में उत्तर प्रदेश में आए। सबसे पहली कैबिनेट में जो कर्जदार बना गए थे, अन्नदाता जिसे कहते हैं किसान भाइयों को, जिसे भगवान का रूप कहा जाता है अन्नदाता को, उसको कर्जदार बना के बुंदेलखंड में आपने देखा किस तरह की सोसाइटी रोज होती थी, पानी कितनी बड़ी किल्लत होती थी। हमने पहली कैबिनेट करी और पहली कैबिनेट 1-1 लाख रुपया उन किसान भाइयों का हमने कर्जा माफ किया। क्या बुंदेलखंड में आज की तारीख में क्या सोसाइटी नजर आती? नहीं। हम उनकी बात को सुनते हैं, किसान भाइयों के लिए हम अच्छे फैसले करते हैं। हमने अपनी वालदाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए हमने सबसे पहला काम किया, इज्जत घर बनवाया जो खेत खलिहान में जाती थी। हमने उज्ज्वला गैस योजना अपनी वालदाओं को, अपनी बहनों को दिया। कमर अली साहब, देखिए सर, ये मंच नहीं है, कमर अली साहब, ये मंच नहीं है सर कि आप अपनी उपलब्धियां गिनाएं। मेरा सवाल ये था कि क्या अभी भी आपको यही गुमान है, अभी भी आपको यही लगता है कि आपके सामने उत्तर प्रदेश में किसी का कोई जनाधार नहीं है? मैं सिर्फ ये सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ सर, बस। देखिए, गुमान की यहाँ पे बात नहीं आती है सृष्टि जी। आप जब काम करेंगे, जब उपलब्धियां आपके पास होंगी, आदमी, आम नागरिक क्या चाहता है सृष्टि जी? गुमान का मतलब ही कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी किसी चीज को गुमान नहीं करते, खिदमत की बात करती है। हम खिदमत की बात करते हैं, हम खिदमत करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमने आपसे कहा वो योजनाओं का नाम दे रहे हैं उनको जिनको आखिरी खड़ी व्यक्ति को मिल रहा है। आपने देखा हमारे वक्त में क्या पूर्वांचल से लेके आपने पश्चिम तक कोई जातीय दंगे देखे? नहीं देखे। आपने कोई गैंगवार देखा? नहीं देखा। हमारी वालदाएं और बहनें महफूज निकलती, चैन स्ट्रेचिंग होती क्या नहीं होती? कपिल श्रीवास्तव जी के पास आना चाहूंगी। कमर अली साहब, ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। कपिल श्रीवास्तव जी, सवाल मेरा आपसे ये है, आपने सीधे तौर पर कहा था कि संगठन के तौर पर भी समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, लेकिन जब आप बीजेपी के सामने खड़े हो और सत्ता में बीजेपी हो, बड़ी मजबूती के साथ में, जनाधार के साथ में भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पर, संगठन लेवल पर, कार्यकर्ताओं के लेवल पर, और खास तौर पर आरएसएस जैसा एक संगठन जिनका हाथ इनके सर पर हमेशा बरकरार रहता है, और उसके साथ ही योगी और मोदी का चेहरा इनके साथ है। अब आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में आने वाले उपचुनावों को भी आप दरकिनार कर दीजिए, क्योंकि तैयारी है विधानसभा की हो रही है, उपचुनाव सिर्फ एक आप आता जाता देख सकते हैं, उसमें एक बहुत छोटी सी लहर हमें देखने को मिल सकती है उपचुनाव में कि हां जनता का क्या रुख है, जिससे आगे की रणनीति स्पष्ट नहीं होगी, लेकिन ये तैयारी विधानसभा की है। तो विधानसभा में आपको लगता है कि आप मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए मजबूत कार्यकर्ताओं की टीम लेकर संगठन के तौर पर एक बूथ लेवल पर आप अपने आप को मजबूत करार दे रहे हैं? बिल्कुल सृष्टि जी, आप एकदम दुरुस्त फरमा रही हैं। मैंने आपसे पहले भी ये बात अर्ज की थी कि देखिए, हमारा जो संगठन है वो संगठन बूथ स्तर पे हमारी डबल कमेटियां हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से भी मजबूत है। उसका विशेष कारण ये है कि हम लोग गरीबों की पार्टी हैं, गरीबों और मजलूमों के ही लोग हमारे यहाँ कार्यकर्ता और नेता बनते हैं आगे। तो आप इस बात को समझिए, हमें हमारे कार्यकर्ता को पेट्रोल की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे कार्यकर्ताओं को पेट में अगर 2 रोटी भी वो अपने घर से लाते हैं तो वो इस बात की उम्मीद नहीं करते हैं कि उन्हें कहां से क्या मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में तो पूरा पैसा बहाया जाता है, बावजूद उसके उनका कार्यकर्ता अगर 2 घंटा मेहनत करता है तो बेहोशी खा करके गिर पड़ता है। यही हकीकत है। देखिए, जहां तक योगी जी और मोदी जी का आपने सवाल कहा है, नेतृत्व तब मजबूत होता है जब वाकई देश हित में बात होती। मैं एक बात बहुत सीधी सी आपसे कहता हूं कि देखिए, जीडीपी -23.9% जा रही है और कोरोना काल के पहले जो हमारी जीडीपी थी वो भी मात्र 3.5% थी, और जब 2014 में इनके हाथ देश गया था उस समय जो है जीडीपी लगभग 9.5% यानी कि 10% के आसपास थी। अब आप दूसरी तरफ आ जाएं, 2014 के अंदर जो बेरोजगारी के आंकड़े थे वो 2.47% था और कोरोना काल के पहले 9% बेरोजगारी थी, जिसमें 8.6% बेरोजगारी केवल शहरी और शिक्षित बेरोजगारों की थी और इसके बाद वो ग्रामीण की थी। तो आप आज तो 40% से ज्यादा बेरोजगारी है, लोगों के रोजगार चले गए हैं
और इनकी जो नीति रही, चाहे वो नोटबंदी की रही, जो जो इन्होंने कहा था कि ये हो जाएगा, आप हमें 50 दिन दे दीजिए और आपके सपनों का भारत हम बना करके देंगे, तो क्या यही सपनों का भारत है जिसमें 40% लोग बेरोजगार हो? क्या ये वही सपनों का भारत है जिसकी जीडीपी -23.9% चली गई हो? क्या ये वही सपनों का भारत है जिसकी एमएसएमई सेक्टर जो कि 86% है, भारी उद्योग मात्र 14% है, उसमें से 50% एमएसएमई बंद हो गई हो? क्या ये वही अच्छे दिन हैं जिसमें कि रिजर्व बैंक से लगातार 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा उसके रिजर्व फंड को ले लिया गया हो? तो इस तरीके की बात को सोचिए। और योगी जी ने, मैंने आज भी दावा किया, और कमर भाई इधर उधर करके चले जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि योगी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का खड़ा करने के लिए अगर कोई शिलान्यास किया हो और उसका साथ में विकास उद्घाटन किया हो, एक कोई योजना ये बता दे, तो ये नहीं बता पाएंगे। ठीक है, चलिए जावेद अहमद साहब, ठीक है कपिल जी, कपिल जी, ये वो वाला दौर अब थोड़ा सा खत्म हो जाना चाहिए सर ना, कि आप वो फीता काटने जाते हैं, वो काम आपने किया, ये लगातार जो क्रेडिट लेने की होड़ हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं, इससे थोड़ा ऊपर अब बढ़ जाना चाहिए। हमारे साथ जावेद साहब बहुत देर से मौजूद हैं। जावेद साहब, क्या पूरी तरीके से गारंटी अब खत्म हो चुकी है? अब जब कोई भी दिग्गज आपकी पार्टी से चला जाता है तो आपका यही कहना है कि भाई ये उनको हमने सब कुछ दिया, सम्मान दिया, जगह दी, उसके बावजूद भी हमारी पार्टी से चले गए, लेकिन क्या अब जीत की गारंटी कांग्रेस पार्टी नहीं दे पा रही है या बसपा नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से इन तमाम दिग्गज नेताओं का मोह आपसे भंग हो रहा है सर? देखिए सृष्टि जी, अब लोगों का अपना आकलन है। अभी ये उपचुनाव भी हो रहे हैं 7 सीटों पे, इस पे ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि कांग्रेस अब कहां पे है। और निश्चित रूप से प्रियंका जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस निरंतर उसका जो है ग्राफ उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बढ़ रहा है। जनता आशा भरी निगाहों से देख रही। ठीक है, चलिए जावेद साहब, ये वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। 15-15 जिसके टुकड़े किए जाएं, दिव्यांग बच्चियों, कमेंट चाहूंगी सर, माफी के साथ रोक रही हूँ, टाइम बहुत कम है। अनुभव जी, आखिरी कमेंट आपसे। सृष्टि जी, देखिए जो आपने आखिरी कमेंट की बात करी, उससे पहले मैं समाजवादी पार्टी के साथी इनका, इनके हर बूथ पे डबल कमेटी बनी है, इनको बता देना चाहता हूँ। डबल कमेटी होने के बाद भी जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, कानपुर जैसे शहर में इनकी कमेटी के पदाधिकारी 31,000 थे, लेकिन इनको वोट 25,000 मिला था। इस पे गंभीरता से विचार करें किस तरीके के बूथों में। चलिए ठीक है, बिल्कुल अनुभव जी, देखिए अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि कौन संगठन के तौर पर कितना मजबूत है। फिलहाल आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर ये कोई नया दौर नहीं है कि जब चुनाव आते हैं या विधानसभा चुनाव नजदीक आता है या उपचुनाव नजदीक आते हैं तो कहीं ना कहीं उठापटक का दौर हमेशा से चलता आया है और चलता रहेगा। तस्वीर इसी तरीके से दिखाई देती है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर हमें देखने को उत्तर प्रदेश में मिल रही है। तो कहा जा सकता है आज के दिन की कांटे की टक्कर बीजेपी और सपा में होने वाली है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।